हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अतुल कुमार। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस करेंगे, जो कि इन फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया लेजिस्लेशन है, जो कि हमको बताता है कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा और किन किन सिचुएशंस में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉ ऑफ कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने पार्ट हैं, कितने डिविजन्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। इनिशियली देयर वर 266 सेक्शंस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इसमें 11 चैप्टर थे, बट नाउ 2 चैप्टर रिवील कर दिए गए हैं। अभी करंटली इसमें 9 चैप्टर है। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर अभी हैं इसमें। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली अभी 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें चैप्टर 1 to 6 हैं और ये सेक्शन 1 to 75 कवर करता है। ठीक है, और इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है, कब कब उसकी परफॉर्मेंस होती है, किस तरह से उसके ब्रीच को एड्रेस किया जाता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो चैप्टर 7 था, सेल ऑफ गुड्स, वो रिपील कर दिया गया 1930 में। और जो चैप्टर 8 है, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये सेक्शन 124 to 147 तक। बेलमेंट चैप्टर 9 है, सेक्शन 148 to 181 है। और चैप्टर 10 है एजेंसी, जो 182 to 238 है। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 11 पार्टनरशिप, दैट हैज़ आल्सो बीन रिपील्ड इन 1932 और इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर सीरीज में हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 है, और एक सेकंड लेक्चर सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो अब हम इस लेक्चर सीरीज में क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसकी एक प्रारूप देख लेते हैं, रूपरेखा देख लेते हैं, और किस सीक्वेंस में हम चलेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन डेट बताता है और किस किस टेरिटरी में अप्लाई होता है। तो अब तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल ऑफ इंडिया अप्लाई होता है। ठीक है, और जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 बेसिकली डील्स विद डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन क्लोज से डील करता है, और डेफिनेशन क्लोज हम स्पेसिफिकली अलग अलग डील नहीं करेंगे। हम लोग जहाँ पे भी कोई टर्म आएगा वहीं पे उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, और जनरली स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में हम सारी डेफिनेशंस कवर कर लेंगे। ठीक है, जो सेकंड पोर्शन होगा, द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एग्रीमेंट देखेंगे कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। पहले एक ऑफ़र आता है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाता है, और जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तब वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये और किस केसेस में एक्सेप्टेंस वैलिड होती है, कब नहीं होती है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 9 तक है। उसके बाद एग्रीमेंट के क्या क्या काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार का एग्रीमेंट होता है, जैसे कि बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स, जो कि सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 30 तक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के एग्रीमेंट हैं जिनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है, वो भी पढ़ेंगे कौन कौन से हैं और कैसे हैं। ठीक है, फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और जो चैप्टर 3 में है, सेक्शन 31 से लेके 36 तक। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 4 में है, सेक्शन 37 से लेके 67 तक। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे कि पार्टी को कब प्रोमिस परफॉर्म करना चाहिए और किन सिचुएशंस में वो परफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब उसको छूट मिल जाती है कि आप परफॉर्म ना करें, जैसे कि इम्पॉसिबिलिटी में होता है। ठीक है, और इस तरह के, और ये परफॉर्मेंस में पढ़ेंगे। सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग टू दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 5, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का है। ये कुछ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस में नहीं आते, बट लॉ क्रिएट्स देम इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट उनमें
कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स नहीं होते, फिर भी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है, कोई पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कितना कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 73 से लेके 75 तक। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट? इन जनरल लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्ट से हम डेली डील करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट जब हम डेली डील करते हैं। अगर आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं, आप टिफ़िन ले रहे हैं, ठीक है, आप टिफ़िन के लिए बोलते हैं, वो बंदा आपको डेली टिफ़िन देता है, एक प्रॉमिस करता है स्टार्टिंग में कि मैं डेली टिफ़िन डिलीवर करूँगा, और आप भी प्रॉमिस करते हो इन द एंड ऑफ मंथ और इन द एंड ऑफ वीक यू विल पे हिम द प्राइस ऑफ दैट टिफ़िन, मतलब जो भी मंथली में आपने खाना खाया मंथ में, उसका आप प्रॉमिस देंगे। तो ये जब आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया, दोनों पार्टी ने, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो आपको टिफ़िन देंगे, आपने प्रॉमिस किया कि आप उसका प्राइस पे करोगे, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। आप दुकान से सामान लेने जाते हैं, बोलते हैं 5 रुपये का एक पार्ले जी दे दो, वो पार्ले जी का आप प्राइस देते हैं। तो उस केस में प्रेजेंट में ही आपने पार्ले जी भी ले लिया, प्रेजेंट में ही आपने प्राइस भी दे दिया, तो वो एक तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहाँ पे आपने दोनों ने प्रेजेंट में अपने ओब्लिगेशन पूरे कर दिए। एक कुछ होता है कि हम फ्यूचर ओब्लिगेशन पूरा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर दिया, तो उस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दोनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, दोनों पार्टीज के कुछ ना कुछ ओब्लिगेशन होते हैं। अब आप अपना ओब्लिगेशन प्रेजेंट में कर रहे हो या फ्यूचर में कर रहे हो, या आप ऑलरेडी कर चुके हो पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन दोनों पार्टी के कुछ ना कुछ ओब्लिगेशन होंगे, ठीक है। दोनों पार्टी कुछ ना कुछ प्रॉमिस करेंगी या कुछ ना कुछ ओब्लिगेशन उनके होंगे जो उनको फुलफिल करने होंगे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक बाइंडिंग ओब्लिगेशन क्रिएट करता है और कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स बाइंडिंग ओब्लिगेशन, ठीक है। आइए देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स बाइंडिंग प्रोमिसेस एंड लॉ एनफोर्स दीज प्रोमिसेस। आपने प्रॉमिस किया कुछ भी, अपोजिट पार्टी ने भी कोई प्रॉमिस किया, या उसने प्रॉमिस का कोई भी प्राइस पे कर दिया, तो वो बाइंडिंग है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर आप अपना प्रॉमिस ब्रेक करते हैं तो अपोजिट पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ जा सकती है और उसको इन्फोर्स करा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्रोमिस टू सेल हिज कार टू बी एट RS 1 लाख ऑन 1 नवंबर 2023, ठीक है। और बी ने प्रॉमिस किया कि ऑन दैट डे हिल पे द प्राइस फॉर दैट कार, ठीक है। तो ये एक बाइंडिंग प्रॉमिस है, दोनों ने प्रॉमिस किया और एक नवंबर को परफॉर्म होना है, दोनों को अपने प्रॉमिस 1 नवंबर को परफॉर्म करने हैं, ये एक बाइंडिंग प्रॉमिस है। तो आपके ऊपर ओब्लिगेशन है कि आप अपनी गाड़ी 1 तारीख को डिलीवर कीजिए, बी के ऊपर ओब्लिगेशन है कि वो 1 तारीख को प्राइस पे करेगा। दोनों अंडर ओब्लिगेशन है और दोनों का ये राइट एंड ड्यूटी भी बनता है। आपकी ड्यूटी है आप गाड़ी डिलीवर कीजिए, उसका राइट है बी का कि वो गाड़ी, उसका राइट है कि वो आपसे गाड़ी ले सकता है, मतलब आपका ये ओब्लिगेशन फुलफिल करा सकता है। अगर आप पूरा नहीं करते तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो एक बाइंडिंग प्रोमिसेस हैं दोनों साइड से और दोनों का राइट एंड ड्यूटी भी है। आपका राइट है कि आप प्राइस क्लेम कर सकते हो, बी का राइट है कि वो गाड़ी क्लेम कर सकता है। तो दोनों का राइट है और दोनों की ही ड्यूटी बनती है कि अपने प्रोमिस पूरे किए जाएं। इसी तरह एंसन ने भी एक कोट दिया था, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय ए पर्सन इज लीगली बाइंडिंग ऑन यू। मतलब law of contract is nothing but it tells about some circumstances under which a promise is a binding promise। means आपने promise किया और वो किस situations में enforce किया जा सकता है, किस situation में उसको enforce नहीं किया जा सकता, ये सारे circumstances हमको under the law of contract पढ़ने को मिलेंगे। यही law of contract होता है और कुछ नहीं। एंसन ने यही बोला था, ठीक है। और मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इज ए सोर्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज। ये बस वो राइट बनाता है जो पार्टीज के लिए होते हैं, मतलब और किसी के लिए नहीं। इस तरह के राइट एंड ड्यूटी क्रिएट करता है कि वो बस पार्टी के लिए है एक्सक्लूसिवली। आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपके राइट हैं वो आपके पर्सनल राइट हैं और अपोजिट पार्टी पे वो ड्यूटी है। ऐसे ही जो उसका राइट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो उसका राइट है और आपकी ड्यूटी है। तो ये राइट एंड ड्यूटी क्रिएट करता है। इट इज ए सोर्स ऑफ राइट एंड ड्यूटी बट ओनली फॉर दोज पर्सन्स हु एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की लीगल डेफिनेशन क्या है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
क्या डेफिनेशन है, सेक्शन 2H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, एंड इट सेज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस के लिए दो इंग्रेडिएंट हो गए, दो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए और दैट एग्रीमेंट शुड बी ए इन्फोर्सेबल वन। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर द कॉन्ट्रैक्ट। इससे एक चीज समझ में आती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको अगर हम बेसिकली देखें, एक चार्ट में देखें, तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो ये जो छोटा सर्किल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और एग्रीमेंट को देखें तो ये बड़ा सर्किल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो या तो वॉइड एग्रीमेंट होंगे या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि उनको लॉ इन्फोर्स नहीं कराता है। ठीक है, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनको लॉ इन्फोर्स कराता है। यही सीधी सी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2H में। ठीक है, तो अब हमने देखा एक एग्रीमेंट हो गया, एक इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट हो गया। ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं कॉन्ट्रैक्ट के। टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू थिंग्स, वन इज एग्रीमेंट एंड द अनदर वन इज इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट। ठीक है, तो पहला इंग्रेडिएंट देखते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है, एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, जो सेक्शन 2E में दी गई है वो डेफिनेशन ये है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अगर इस डेफिनेशन को हम ब्रेक करके पढ़ें, दो डेफिनेशन है। पहला कहता है एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट, और जो दूसरा पार्ट कहता है वो कहता है एवरी सेट ऑफ प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। मतलब क्या है दोनों में। ठीक है, पहले डेफिनेशन का एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, ठीक है, और ऑनलाइन ही उसका पेमेंट भी कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर आपका जो ऑब्लिगेशन था टू पे द प्राइस ऑफ दैट मोबाइल, यू हैव ऑलरेडी पेड दैट। ठीक है, आपने प्रेजेंट में ही उसका पेमेंट कर दिया। ठीक, बट सेलर हैज़ ड्यूटी टू डिलीवर दैट फोन विद इन द टाइम, विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, जो भी शॉपिंग ऐप ने प्रेस्क्राइब किया है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ही प्रोमिस है। सेलर ने प्रोमिस किया है कि वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा विद इन दैट टाइम। आपने कोई प्रोमिस नहीं किया, आपने सिर्फ पेमेंट कर दिया क्योंकि आपका जो ऑब्लिगेशन था यू हैव फुलफिल्ड दैट। तो एक सिंगल प्रोमिस है, वो प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। दैट मीन्स एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब अगर देखें एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, क्या होगा। आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, ऑनलाइन पेमेंट ना करके आपने COD किया, कैश ऑन डिलीवरी। तो दोनों पार्टी ने प्रोमिस किया कि ऑन सर्टेन डेट सेलर विल डिलीवर यू द मोबाइल फ़ोन एंड यू हैव टू पे दैट अमाउंट, जो भी उसमें प्राइस शो कर रहा होगा वो आप पे करोगे। ठीक है, दोनों ने प्रोमिस किया है, तो एक सेट ऑफ प्रोमिस है और एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन कर रहा है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन होगा, तो उस सिचुएशन में ये सेट ऑफ प्रोमिस बन जाता है। और जब सेट ऑफ प्रोमिस है, दैट सेट ऑफ प्रोमिस इज आल्सो एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब हाँ, एक कंसिडरेशन का टर्म मैं अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, डीप मतलब अच्छे से पढ़ेंगे जब कंसिडरेशन पढ़ेंगे। क्या होता है, कोई भी प्रोमिस हो, उस प्रोमिस का कुछ ना कुछ प्राइस होता है। ठीक है, कोई भी प्रोमिस बिना प्राइस के नहीं होता, और ये प्राइस कंसिडरेशन कहलाता है। ठीक है, अगर सेलर आपसे प्रोमिस कर रहा है कि वो आपको फ़ोन डिलीवर करेगा, तो उस फ़ोन के बदले कुछ प्राइस आपसे लेगा,
ठीक है। अब वो प्राइस उस करंट टाइम पे प्रोमिस भी हो सकता है कि जिस डेट पे आप मुझे फ़ोन डिलीवर करोगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो एक प्रोमिस भी हो सकता है। आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो वो तत्काल पेमेंट भी हो गया, आपको प्रोमिस करने की ज़रूरत नहीं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो एक प्रोमिस हो सकता है, वो एक कैश पेमेंट भी हो सकता है, या और भी काइंड हो सकता है पेमेंट का, ठीक है। या कुछ भी आप अनाज दे रहे हो किसी को, वो भी कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। आप किसी के लिए एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कोई सर्विस डिलीवर कर रहे हो, वो भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो हर प्रोमिस का एक प्राइस होगा और वो प्राइस ही कंसिडरेशन कहलाता है। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपने दोनों साइड से प्रोमिस किया और वो एक सेट ऑफ प्रोमिस है जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो रहा है, और उस सिचुएशन में इट इज ए सेट ऑफ प्रोमिसेस एंड इट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि प्रोमिस कैसे फॉर्म होता है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोमिस विल स्टडी इट लेटर ऑन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन डेप्थ, क्योंकि जब वहाँ पे हम प्रपोजल एक्सेप्टेंस को अच्छे से देखेंगे तब आएगा। बट अभी सिर्फ डेफिनेशन रीड कर लेते हैं जो कि सेक्शन 2B में दी गई है। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. अब यहाँ पे जो वर्ड प्रपोजल यूज हुआ है ये सिमिलर ऑफर बोला जाता है इसको। इंडियन लॉ में प्रपोजल वर्ड यूज हुआ है, इंग्लैंड में ये ऑफर टर्म यूज हुआ है। तो ऑफर भी बोल सकते हैं। आपने ऑफर किया, आप अपना कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आपने अपने फ्रेंड को दिया कि मैं ये चीज़ आपको सेल करना चाहता हूँ। मान लिया ये पेन ही है, आप अपने फ्रेंड को बेचना चाह रहे हो 1000 रुपीज़ में, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका ऑफर उसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे प्रोमिस फॉर्म हो गया। जैसे ही एक्सेप्ट किया वो प्रोमिस बन गया, और ये प्रोमिस ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है। प्रोमिस ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू एन एग्रीमेंट, बट इट शुड बी सपोर्टेड बाय सम कंसिडरेशन। मतलब या तो आपको रिटर्न में कोई प्रोमिस मिल रहा है या रिटर्न में कोई प्राइस मिल रहा है, वो होना चाहिए, ठीक है। हमने पहला इंग्रेडिएंट देखा कॉन्ट्रैक्ट का जो कि एग्रीमेंट था। सेकंड वन क्या था, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ दैट एग्रीमेंट। इन्फोर्सिबिलिटी को हम देखेंगे सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स ए टेस्ट, मतलब एक टेस्ट है कि अगर सेक्शन 10 का टेस्ट एक एग्रीमेंट पास कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मतलब वो इंग्रेडिएंट बताता है कॉन्ट्रैक्ट के कि क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए एक एग्रीमेंट में टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ओनली दोज एग्रीमेंट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट विच फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10। सिंपल सी बात है। तो सेक्शन 10 पढ़ते हैं, सेक्शन 10 को रीड करते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाई फ्री कंसेंट, मतलब पहला फ्री कंसेंट हो गया, ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होनी चाहिए, इलीगल पर्पज से कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो। एंड द लास्ट वन, नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या किसी भी और लेजिस्लेशन में उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉरबिड ना किया गया हो, मतलब उस तरह के एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर ना किया गया स्पेसिफिकली। अगर किसी एक्ट में लिखा हुआ है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप वेजरिंग एग्रीमेंट करते हैं, मतलब बाय वे ऑफ वेजर, तो उस तरह के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, चाहे वो कितना भी, मतलब बाकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, जितनी भी ज़रूरत होती है, फ्री कंसेंट भी है, पार्टीज कॉम्पिटेंट भी हैं, प्रपोजल भी है, एक्सेप्टेंस भी है, बट वेजरिंग एग्रीमेंट तब भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसको लॉ इन्फोर्स नहीं करता है, ठीक है। तो अगर इसको हम ब्रेक करके पढ़ें तो क्या क्या इंग्रेडिएंट हो गए, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, 2 पार्टी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, वो डिफरेंट कैपेसिटी में हो तब कर सकता है, मतलब आप एक कंपनी के सोल प्रोप्राइटर हैं, आप अपने आप इंडिविजुअल से एक सोल प्रोप्राइटर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एक सिंगल कैपेसिटी में एक बंदा अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो 2 पार्टी का होना जरूरी है। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है।
और लॉ ने स्पेसिफिकली उसको अनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर ना किया हो, इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर ना किया हो, ठीक है। तो इस तरह की मतलब कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसमें टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये होना जरूरी है। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, मतलब पार्टी की कंसेंट को हैम्पर ना किया गया, मीन्स फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोर्सन के द्वारा कंसेंट ना ली गई हो। एक फ्री कंसेंट, फ्री विल से दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की हो, मतलब दोनों ने फ्री विल के साथ कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट किया और कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया या कॉन्ट्रैक्ट को एग्री किया, ठीक है। उस सिचुएशन में ही एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट का मैंने एग्जांपल दिया। एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड, वो भी वॉइड एग्रीमेंट है, स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह के कुछ एग्रीमेंट हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 24 to 30 डिक्लेयर किया गया है वॉइड, ठीक है। उसको हम जब ये सेक्शन पढ़ेंगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर सेक्शन 10 की कंडीशन पूरा नहीं कर रहा तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, मतलब एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बाकी के एग्रीमेंट क्या होंगे। तो एग्रीमेंट के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि सेक्शन 2H में दिया हुआ है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये तो हम देख चुके हैं किन सिचुएशंस में इन्फोर्सेबल होगा। सेक्शन 2H की सिचुएशन में जो सेक्शन 10 में कंडीशंस दी गई हैं उनको फुलफिल करता है तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा एंड दैट वुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें वॉइड एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट जो सेक्शन 10 की कंडीशन को पूरा नहीं करते, काफ़ी कंडीशंस है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2G में, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अगर पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो उस सिचुएशंस में, या कंसिडरेशन ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सेक्शन 10 में एक कंडीशन और थी, फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट फ्री नहीं है किसी पार्टी की, उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं थी इनिशियली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म, तो उस सिचुएशन में उस पार्टी को एक अनदर चांस दिया जाता है आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप फिर से बताइए, आप क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करना चाहते हो या इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो उसको रेटिफाई भी कर सकता है। रेटिफाई मीन्स मतलब उसको इन्फोर्स भी करा सकता है और उसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइडेबल मीन्स एबल टू बी वॉइड, ठीक है। एक पार्टी के पास ऑप्शन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराए या ना कराए, ठीक है। तो एबल टू बी वॉइड मतलब वो उसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है, ठीक। देखते हैं क्या डेफिनेशन है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स। मतलब एक पार्टी के ऑप्शन पे है, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे नहीं है। एक या दो पार्टी भी हो सकती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 से ज़्यादा पार्टी है तो 3 पार्टियां और 2 की कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो दोनों इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट जो तीसरी पार्टी है वो नहीं कर सकती, ठीक है। अगर दोनों मतलब दोनों ही पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो वॉइड होगा, ठीक है। अगर एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है उस सिचुएशन में वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉइड एग्रीमेंट का एक और प्रकार होता है इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड एग्रीमेंट्स, और ये वो एग्रीमेंट होते हैं जिनको लॉ फॉरबिड करता है। मतलब पैनल प्रोविजन होते हैं इस तरह के एक्टिविटी करने के लिए। मतलब ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे आप चोरी करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, आप मर्डर करने के लिए एक एग्रीमेंट करते हैं, मतलब कॉन्स्पिरेसी जिसको बोलते हैं, वो भी कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट। आपने ए और बी साथ में आए और दोनों ने कुछ पैसे कॉन्ट्री किए कि आप पॉइजन लेंगे और किसी तीसरे बंदे को खिलाएंगे, तो आपने जब वो मतलब
एग्रीमेंट किया तो वो इलीगल एग्रीमेंट है, वॉइड तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि इलीगल पर्पस के लिए आप कर रहे हो, लॉफुल। तो इलीगल एग्रीमेंट के साथ जो कोलेटरल ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी वॉइड होती हैं, बट वॉइड एग्रीमेंट के साथ कोलेटरल ट्रांजेक्शन वॉइड नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये कोलेटरल ट्रांजेक्शन क्या होती है? कोलेटरल ट्रांजेक्शन जैसे कि हमने एक ऑफेंस किया, मतलब हमने एक एग्रीमेंट किया कि दो बंदे मिलके एक रिवॉल्वर लेंगे और किसी का मर्डर करेंगे, ठीक है। और वो शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर से ये बात बताई, शॉपकीपर ने भी कहा ठीक है, उसका मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन का मर्डर करना है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको मैं डिस्काउंटेड प्राइस में रिवॉल्वर दे देता हूँ। वो दे रहा है और प्राइस भी बाद में लेने को बोला, उसने रिवॉल्वर दे दिया। अब वो जो कोलेटरल ट्रांजेक्शन थी, सेलिंग ऑफ दैट रिवॉल्वर, ये भी वॉइड होगा, ठीक है। बट एक सिंपली वॉइड एग्रीमेंट में अगर इस तरह की कोई कोलेटरल ट्रांजेक्शन है तब वो वॉइड नहीं होती है, ठीक। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट और होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इनिशियली इट वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट वाज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट कुछ सिचुएशंस हुई, जैसे कि इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट आफ्टर फॉर्मिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि वो कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल हो गया, मतलब इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म दैट, या एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब तक अवॉइड नहीं किया जाता पार्टी के द्वारा तब तक इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो पार्टी अवॉइड कर देती है तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल, ठीक है। सेक्शन 2J इसको एक्सप्लेन करता है। कंक्लूजन, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज ए बाइंडिंग एग्रीमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही एग्रीमेंट है नहीं को हम इन्फोर्स करा सकते हैं, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बाइंडिंग प्रोमिसेस क्रिएट करता है, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी म्यूचुअल निगोशिएशन के थ्रू अपने राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड करते हैं और एक ओब्लिगेशन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। एग्रीमेंट इज नथिंग बट ए प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया, अच्छे से देखा। इफ एग्रीमेंट फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 इट वुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट डजंट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 तो ये या तो वॉइड एग्रीमेंट होगा या एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या देखना है, हम एग्रीमेंट का फॉर्मेशन देखेंगे। एग्रीमेंट का फॉर्मेशन क्या है? प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, और जैसे ही एक्सेप्ट किया जाए वो प्रोमिस बन जाता है, और अभी हमने डेफिनेशन देखी, एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है देखेंगे कैसे प्रपोजल करा जाता है, प्रपोजल के क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं। एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रपोजल को कब रिवोक किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।